सभी किसान बागवान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। ग्रेप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बबीता खाची गुमरे, पीएचडी हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान, आज आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर आज फिर से उपस्थित हुई हूँ। आज की वीडियो का विषय है अनार की खेती में पानी का नियोजन। पानी अनार की खेती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अनार एक जीरोफाइटिक प्लांट है। जीरोफाइटिक मतलब जिसको पानी की कम आवश्यकता होती है। इसे हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर भी कहते हैं। लेकिन हम अनार के पौधे को ज़्यादा पानी दे देकर उसे या तो बीमार कर रहे हैं या फिर उसे मार दे रहे हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि पानी पौधे में क्या काम करता है। हम पानी देते हैं मिट्टी में। मिट्टी से पौधे की जड़ें पानी को पत्तों तक पहुंचाती है। लेकिन वो कौन सी जड़ें हैं? क्या सभी जड़ें पानी को मिट्टी से खींचती है और पत्तों तक पहुंचाती है? नहीं, उन्हें हम कहते हैं फीडर रूट्स, जो मिट्टी में से पानी लेके पौधों की पत्तियों तक उसे पहुंचाती है। साथ ही साथ पानी के साथ उसमें पोषक तत्व भी जड़ों से पत्तियों तक जाते हैं। पत्तियां जो है खाना बनाती है पूरे पौधे के लिए, लेकिन खाना बनाने के लिए पत्तियों को एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो वो वायुमंडल से लेती है, दूसरा पानी चाहिए, तीसरा सूर्य का प्रकाश। तो सनलाइट की प्रेजेंस में सूर्य प्रकाश की मदद से पत्तियां खाना बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है, एनर्जी बनाती है, और वही एनर्जी वही कार्बोहाइड्रेट्स पूरे पौधों को, पूरे पौधे के हर हिस्से में जाता है, जड़ों में भी जाता है। दूसरा, पानी पौधे को सूर्य की प्रकाश से होने वाले नुकसान से बचाता है, जिसको हम सन बर्निंग, सन स्कॉर्चिंग कहते हैं। जब सूर्य की तेज़ किरणें पौधे पे पड़ती है तो वो उसे जला के रख देती है। लेकिन अगर पौधे में सही मात्रा में पानी है तो सूर्य की किरणें उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि वाष्पीकरण की मदद से पानी की बूंदें पौधे में से बाहर निकलती है और उसका टेम्परेचर कम करती हैं और पत्तियों की सतह को हानि पहुंचने से बचाता है और पौधे का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, उसको कूलिंग करता रहता है। टर्जिडिटी, जो पौधे की पत्तियों का कड़कपन बनाता है। कड़कपन पौधे में बीमारियां लगने से बचाता है। पत्तियों में टर्जिडिटी नहीं होगी तो उसे कोई भी कीड़ा आसानी से खा सकता है, उसमें बीमारियां लग सकती है। तो उसे बचाने के लिए पानी उसमें टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। अब हम मिट्टी को बोलते हैं ये जीवंत है, ये जिंदा है, लेकिन मिट्टी का जिंदापन किसकी वजह से है? सूक्ष्म जीवों की वजह से। सूक्ष्म जीवों को पनपने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ने के लिए कौन मदद करता है? पानी। ठीक है, तो अगर आप अपनी मिट्टी का जिंदापन चाहते हैं तो आपको पानी का अच्छे से नियोजन करना पड़ेगा। अगर आप उसमें ज़्यादा पानी देंगे तो अनएरोबिक जो कंडीशंस पैदा होंगी, जिसमें ऐसे सूक्ष्म जीव पैदा होंगे जिन्हें हवा की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो पौधे की फसल के लिए हानिकारक है, पौधे के लिए हानिकारक है। अब बात आती है रूट डेवलपमेंट की। जो फीडर रूट्स हैं, जो पौधे की जड़ें पानी को या पोषक तत्वों को पौधे तक पहुंचाती हैं, वो होती हैं फीडर रूट्स। उन फीडर रूट के विकास के लिए, उन सफ़ेद जड़ों के विकास के लिए सही मात्रा में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। पानी का ज़्यादा होना भी हमें नुकसान पहुंचाता है, पानी का कम होना भी वही नुकसान पहुंचाता है। अगर पौधे में पानी ज़्यादा हो जाता है, मिट्टी में पानी ज़्यादा हो जाता है, तो शूट सिस्टम बढ़ता रहता है, या फिर उसमें फीमेल फ्लावर्स नहीं आते हैं, फूल नहीं आते हैं, कई बार आए हुए फूल गिर जाते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा पानी नुकसान पहुंचाता है, और उसी तरह से कम पानी भी नुकसान पहुंचाता है। अगर आप मिट्टी में कम पानी देंगे, पौधे के लिए कम पानी रहेगा, तो फीमेल फ्लावर्स नहीं आएंगे, जिससे फ्रूट नहीं आएगा। अगर आए भी हैं तो वो गिर जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हम कोई सा भी बाहर क्यों ना लें। हम अम्बे बाहर ले रहे हैं, मृग बाहर ले रहे हैं, हस्त बाहर ले रहे हैं, लेकिन कुछ रूल्स हैं, कुछ कॉमन फार्मूलाज हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी बाहर क्यों ना हो उसमें। तो जिसमें सबसे पहला जो रूल है वो है, जितना छोटा पौधा उतना कम पानी, जितना पौधा बड़ा उतना ज़्यादा पानी। मिट्टी के नीचे हम जड़ों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जितना पौधे की कैनोपी होती है, जड़ें भी उतनी ही फैली हुई होती है मिट्टी में। तो जो आपके कैनोपी का साइज़ है, उसके
बाहर वाले जो पोर्शन है उसमें जो जड़ें हैं वो आपकी फीडर रूट्स हैं, आपने पानी उन्हीं जड़ों को देना है। दूसरा, जिस मिट्टी की पानी को सोखने की क्षमता ज़्यादा है उसमें आपने कम एरिया को कवर करना है, कम एरिया में पानी देना है। लेकिन अगर आपकी रेतीली मिट्टी है जिसमें पानी को रोके रखने की, पानी को सोखने की क्षमता कम है, पानी एकदम से नीचे चला जाता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपने पानी दिया और पानी नीचे चला गया है, तो ऐसी मिट्टी में आपको ज़्यादा एरिया वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा एरिया में पानी देना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा देर तक मिट्टी में वो नमी रह सके। तो आपको अगर आपकी रेतीली मिट्टी है तो आपको नंबर ऑफ ड्रिपर्स बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर आपकी अच्छी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी नहीं है, भारी मिट्टी है, तो आप नंबर ऑफ ड्रिपर्स कम भी रखेंगे तो भी आपको अच्छी फसल मिलेगी। अगला है कि अगर हम पानी के साथ पोषक तत्व देते हैं तो हमें वो पानी ज़्यादा गहराई तक नहीं देना है। वजह है, अगर उसमें पोषक तत्व है, पोषक तत्व को कौन सी जड़ें शोषित करती है? मैंने पहले भी बताया है कि सिर्फ फीडर रूट्स है जो पानी लेती है और उसमें से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है। तो आपको बहुत गहराई तक पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने उसमें कोई पोषक तत्व डाले होंगे तो आपको हल्का पानी देना है, और ऐसा भी नहीं करना है पिछले दिन आपने सादा पानी दिया जिसमें पोषक तत्व नहीं थे, अगले दिन आपने फिर से जो है पोषक तत्वों के साथ पानी दे दिया। वो पोषक तत्व जड़ें नहीं लेने वाली हैं। अगर तापमान 40 डिग्री से ऊपर हो जाए, वैसे जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है वो 25 डिग्री से 40 डिग्री तक है, लेकिन अगर तापमान आपके एरिया का 40 डिग्री से ऊपर हो गया है तो आपको 15 दिनों में एक बार भारी पानी देना है, हेवी इरिगेशन करना है, हेवी सिंचाई आपने करनी है। अगर आपकी भारी मिट्टी है, पानी सोखने की क्षमता आपकी मिट्टी में ज़्यादा है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता कम है तो आपको हफ्ते में एक दिन भारी इरिगेशन करनी पड़ेगी, ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी। और इस सिंचाई के साथ साथ जो आपके ज़्यादा तापमान होने की वजह से, वाष्पीकरण की वजह से जो क्षार आपके ज़मीन की सतह पर आ गया था, वो क्षार फिर से ज़मीन के धरातल तक चला जाएगा। अगर आपके निमेटोड्स की प्रॉब्लम है, निमेटोड भी उसके साथ पानी के साथ नीचे चले जाएंगे। जो कम पानी की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो जड़ें तनाव में आ चुकी थी, उन्हें भी आप फिर से ज़िंदा कर सकते हैं या फिर उन्हें तनाव से बाहर निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि आज आपने पानी दिया, अगला पानी कब देना है ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, या आपको कौन बताएगा? क्या आपके पड़ोसी बताएंगे कि मैं एक दिन छोड़ के पानी देता हूँ, दूसरा पड़ोसी बोलता है मैं 2 दिन छोड़ के पानी देता हूँ। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब मैं कब पानी दूँ, 1 दिन छोड़ के दूँ या 2 दिन छोड़ के दूँ। ये आप डिसाइड करेंगे। आपकी किस तरह की मिट्टी है, आपकी रेतीली मिट्टी है या फिर आपकी भारी मिट्टी है जिसमें पानी ज़्यादा देर तक रहता है, ये आप डिसाइड करेंगे। अब उसके लिए क्या करते हैं, जब हम पानी देते हैं तो 3 तरह की अवस्था तैयार होती है। एक हम जिसे बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट में क्या होता है कि चिखल बन जाता है, कीचड़ बन जाता है। जब आप पानी देते हैं, आप उसमें से मिट्टी को निचोड़ोगे तो उसमें से पानी निकलेगा। दूसरा बिल्कुल सूखा, जिसमें पानी की बूंद भी नहीं है, उसको बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। उसमें 100% एयर है, वाटर 0% है। तीसरी जो स्थिति आती है जब हम पानी देते हैं उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, नमी वाली अवस्था। फील्ड कैपेसिटी में क्या होता है कि मिट्टी पानी को होल्ड करके रखती है गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट, मतलब उसमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रही है उसके थ्रू पानी नीचे नहीं बह रहा है, उसको मिट्टी ने जकड़ के रखा हुआ है। उससे जो नमी पैदा होती है उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। बाकी पानी ओवरफ्लो हो जाता है, लीच आउट हो जाता है या फिर नीचे चला जाता है, लेकिन जो पानी मिट्टी के कणों में बसा हुआ है वो पानी, उसे हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। जो अनार के पौधे के लिए जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारा अनार का पौधा अच्छी फसल भी तैयार करेगा और उसकी सेहत भी अच्छे से रहेगी। तो वो नमी हमें कैसे पता करनी है? जहाँ पे हमने ड्रिपर लगाए हुए हैं वहाँ पे मल्चिंग के नीचे से हमने मिट्टी लेनी है।
मिट्टी को हमने हाथ में ऐसे निचोड़ना है। अगर हमारा हाथ गीला होता है, हमें नमी महसूस होती है हाथ में, तो अभी हमारे पौधे में, अभी हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी है, नमी की स्थिति में है। हमें अब इस समय पे फिर से पानी नहीं देना है। हम क्या करते हैं, आज पानी दिया, थोड़ा कम हो गया, अगले दिन फिर से पानी दे दिया, फिर कम हो गया, तीसरे दिन फिर से पानी दे दिया। तो उससे क्या होता है, हम हमेशा मिट्टी को सैचुरेशन अवस्था में ही रखते हैं, उसे फील्ड कैपेसिटी अवस्था में नहीं रखते हैं। तो आप जो अवस्था जीरोफाइटिक प्लांट को चाहिए, अनार को चाहिए, वो अवस्था हम कभी आने ही नहीं दे रहे हैं। हमें लगता है कि इसको पानी की कमी ना हो जाए, और हम ज़्यादा पानी दे के उसे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और अगर मिट्टी में ज़्यादा पानी है तो वो पोषक तत्वों को ऊपर नहीं ले पाएगा। आपने अगर फर्टिलाइज़र डाले हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अनार की खेती हम कैसी जगहों पे करते हैं जहाँ पे वैसे ही पानी की कमी है और ऊपर से हम रोज़ पानी दे रहे हैं, तो और हम रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। आजकल अम्बे बहार लेने वाले किसानों का बगीचा फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग स्टेज पे है। अब ये फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग स्टेज क्या होती है, जब तनाव अवस्था के बाद, छाटने के बाद हम 8-10 दिनों में पहला पानी देते हैं। उस पहले पानी देने से लेकर जब तक हमारे बगीचे में फ्रूट सेटिंग नहीं हो जाती है, उसे हम फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग स्टेज कहते हैं। ये अवस्था 45 दिन से 60 दिन की होती है। लेकिन अगर आपने स्टोरेज अवस्था में और तनाव अवस्था में अच्छे से केयर किया है, जो हमें करना चाहिए वो हमने अगर फॉलो किया है, तो हमारा बगीचा जो है 45 दिनों में फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग करके ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद छाटनी के 8वें और 10वें दिन बाद जो हम पानी देते हैं उसे हम पहला पानी कहते हैं। लेकिन हम उसे पहला पानी क्यों कहते हैं? पहला पानी हम उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे पहले हमने 1.5 महीने तक उसे तनाव में रखा हुआ था, उसका पानी बिल्कुल बंद किया हुआ था। और जब हमने उसकी छाटनी की, पौधा तनाव में गया, उसकी छाटनी की, उसके 8-10 दिनों में हम उसे पहला पानी देते हैं। तब से हमारी फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग स्टेज शुरू हो जाती है। अब जो हमने पहला पानी दिया, एक तो वो पानी हमें टपक सिंचाई की सहायता से देना है। अनार में आप जितना भी हो सके पानी टपक सिंचाई से ही दें, खुला पानी नहीं देना चाहिए। टपक सिंचाई से जब हम पानी देंगे तो वो 8 से 10 घंटे के लिए चलेगा और उसमें हमने पोषक तत्व नहीं डालने हैं। जितना आपका बड़ा पौधा है उतना फुल ग्रोन जो एक पौधा होता है, जो हम एक साइज़ बताते हैं कि इससे आगे अब हमने इसका साइज़ नहीं बनाना है, उसकी जड़ें कम से कम 4 से 5 फीट गहरी होंगी। तो हमारा पानी 4 से 5 फीट गहरा जाना चाहिए, उसमें पोषक तत्व नहीं डालने चाहिए हमें। अब उस हैवी इरिगेशन का 8 से 10 घंटे तक उस टपक सिंचाई को चलाने का हमारा क्या मकसद है? नंबर 1, हमारी जो नीचे की जड़ें थी, जो तनाव में आई थी, हमें उन्हें पहले तो तनाव से बाहर निकालना है। दूसरा जो हमारा मकसद है वो है जो क्षार हमारे ऊपरी सतह पे आ गए हैं उन्हें हमें नीचे धकेलना है, धरातल की तरफ धकेलना है, ताकि वो पौधे में ना जाए और पौधे की विकास में, पौधे की बढ़ोतरी में वो नुकसान ना पहुंचाए। तीसरा, अगर नेमेटोड्स हैं, नेमेटोड्स को पानी के मीडियम से हम धरातल में पहुंचा देंगे। तो ये हमारा मकसद रहता है हेवी इरिगेशन करने का। जो हम पहले इरिगेशन करते हैं उसमें हमें पोषक तत्व नहीं डालने हैं। अब दूसरा पानी कब दें? वही जो मैंने आपको पहले भी बताया है, मिट्टी की फील्ड कैपेसिटी चेक करके हमें उसको हाथ में निचोड़ना है, देखना है इसमें से पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। पानी नहीं निकल रहा है, आपका हाथ नम हो रहा है, मतलब कि आपकी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी की अवस्था है, आपको अभी पानी नहीं देना है। जब आपको लगेगा कि अब मुझे पानी देना है, तो पानी के साथ आपको उसमें पोषक तत्व भी देने हैं और पानी बहुत गहरा नहीं देना है। अब आपने फ्रूट सेटिंग तक जो भी पानी देना है वो कम कम ही देना है। अम्बे बहार जैसे कि फरवरी मार्च का महीना होता है, टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, तो आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत भी नहीं है। टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा, तापमान आपका 40 डिग्री से कम ही रहेगा। और जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरी मिट्टी में अभी जो आपकी फील्ड कैपेसिटी है वो नहीं है, तो आपको अगली विल्टिंग पॉइंट पे आ रहा है, आपकी मिट्टी में जो पानी की अवस्था है वो विल्टिंग पॉइंट की तरफ आ रही है, तो आपको उसमें
अगला पानी दे देना है। जो आप अगली सिंचाई करेंगे उसमें आप पानी के साथ जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो आप उसमें डाल सकते हैं। इस फ्लावरिंग की स्टेज में हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बोरोन की, कैल्शियम की, सिलिकॉन की। तो आप ऐसा कोई पोषक तत्वों का कोई कंपोजिशन ले सकते हो जिसमें से आपको ये सब मिले, और आप ऐसे ही जब जब आप उसकी फील्ड कैपेसिटी की कंडीशन को आप देखोगे उसके बाद आपने उसमें खुद से पानी देना है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि पानी का क्या रोल है पौधे में, पानी क्यों ज़रूरी है और कम पानी क्यों देना है, या जितना उसको ज़रूरत है उतना ही पानी क्यों देना है। ज़्यादा पानी देने से क्या नुकसान है, कम पानी देने से भी क्या नुकसान है। उसके बाद अम्बे बहार में जो लोग ले रहे हैं उन्हें ज़्यादा पानी कब देना है, उसमें मैंने ये भी बताया है कि वो क्यों देना है। और जब आप बाद में पानी देंगे कब देना है, आपको कैसे पता चलेगा कि अब मुझे, आपने किसी से पूछना नहीं है कि मैं अगला पानी कब दूँ, आपको खुद से पता करना है कि मुझे अगला पानी मेरे बगीचे में कब देना है। तो फ्रूट सेटिंग तक जब तक 45 दिन 50 दिन तक आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके बाद फ्रूट डेवलपमेंट की जब स्टेज आती है, फल विकास की जब स्टेज आती है, अवस्था आती है, उस टाइम पे आपको पानी बढ़ाना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही कृषि और बागवानी संबंधी जानकारी के लिए हमारा ग्रेप मास्टर ऐप डाउनलोड करें। उसमें आप अपने एरिया स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं कि आपके बगीचे में कोई प्रॉब्लम आई है जो पड़ोसियों के बगीचे में नहीं है या मेरे फ्रेंड को नहीं पता है। उनको पूछने के बजाय आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और 1 घंटे में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और ऐसे ही यूट्यूब चैनल में हमारी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।